राधा कृष्ण दमानी। कौन है राधा कृष्ण दमानी? दलाल स्ट्रीट से डी मार्ट भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने ये पिछले साल, मुकेश अंबानी के जस्ट पीछे। वैसे आजकल तो ये चौथे सबसे अमीर इंसान है भारत देश के। वॉरेन बफे बोलते हैं इनको इंडिया का। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल यूट्यूब पे बहुत फोकस कर रहा हूं, एक से बढ़कर एक पावरफुल केस स्टडी दिए पिछले दिनों में हमने आपको। वाजपेयी, रतन टाटा, सरदार पटेल, बॉलीवुड, स्टीव जॉब, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, सारे वीडियोस आपने बहुत पसंद किए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आपने कमेंट बॉक्स में बोला था ना, उसमें तो मैं जरूर बनाऊंगा। इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं? मैकडॉनल्ड्स पे या मारवाड़ी इतने अमीर कैसे बने? सचिन तेंदुलकर के बारे में जानना चाहते हैं? सिंगापुर छोटा सा इतना शक्तिशाली? मैरी कॉम, वुमेन्स डे, कई टॉपिक्स पे मैं करना चाहता हूं बात। आपको आज करेंगे राधा कृष्ण दमानी। 1954 में आपका जन्म हुआ। आपके पिता शिव किशन जी दमानी, आप एक बिलियनियर बिजनेसमैन बने। वैसे शुरू में आप इन्वेस्टर थे और अभी फाउंडर ऑफ डी मार्ट। डी मार्ट ऐसे स्टोर हैं जैसे बिग बाजार होते हैं, उनसे भी बड़े स्टोर्स हैं डी मार्ट। मारवाड़ी परिवार में जन्म लिया, बहुत गरीब परिवार में थे, सेल्फ मेड बिलियनियर। दलाल स्ट्रीट में आपके पिता काम करते थे और बाद में आप इन्वेस्टर बने। शुरू में तो आप भी स्टॉक ब्रोकर थे। अब राधा कृष्ण दमानी जो स्टॉक ब्रोकर थे, ये सीख गए थे, जान गए थे कि स्टॉक ब्रोकर बन के तो बहुत पैसा नहीं कमाऊंगा, अपना पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टर बनूंगा तभी कमाऊंगा आगे चल के। इनफैक्ट राकेश झुनझुनवाला भी इनको अपना गुरु मानते थे। राकेश झुनझुनवाला के बारे में आप सब जानते ही हैं। Who do you count among your mentors in the market? Mentor is only one, Mr. Radhakrishnan, because primarily I have learned trading from him. फाउंडर एंड चेयरमैन, चौथे सबसे अमीर आदमी, अंबानी, अडानी और शिवनाडर के बाद केवल व्हाइट शर्ट, व्हाइट पजामे में रहना, सिंपल जीवन जीना, मिस्टर व्हाइट के नाम से पहचाने जाते हैं। किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं मिलते। कितना भी यूट्यूब पे आप इनके वीडियो ढूंढ के मुझे दिखाओ, नहीं मिलेगा आपको, इनका एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। किसी को इंटरव्यू नहीं देते, किसी से मिलते नहीं है, अकेले चुपचाप रहते हैं, शांति से जीवन बिताते हैं। पब्लिक और मीडिया से तो बहुत दूर रहते हैं। एक ही बार इनको देखा गया था पब्लिक में, जब राकेश झुनझुनवाला का 50वां जन्मदिन था। लोगों को पता नहीं है ना डी मार्ट के बारे में, ना राधा कृष्ण दमानी के बारे में। इतने बड़े कैसे बन गए अचानक, इतने चुपचाप? पहले मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर आपको आर्ट स्ट्रैटेजी दूंगा। मोटा मोटा यह है कि माल बहुत सस्ता बेचते हैं। इतना सस्ता बेच दो कि बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाए। इतना सस्ता कि सस्ते के चक्कर में बहुत कस्टमर आ गया। जब बहुत कस्टमर आ गए तो बहुत माल बिक गया। जब बहुत माल फटाफट बिक गया तो बहुत कैश आ गया वापस। जब बहुत कैश आया तो फिर बल्क में खरीदो, क्योंकि बल्क में लोगे ना तो सामने वाला आपको सस्ता देगा। 1 किलो माल का रेट अलग होता है और 1000 किलो माल का रेट अलग होता है। माल सस्ता मिला। जब माल बहुत सस्ता मिला तो सस्ता मिला तो फिर दोबारा सस्ता बेच देंगे। दोबारा सस्ता बेचे तो मतलब इतना डिस्काउंट, कस्टमर बोले भैया इतना डिस्काउंट, फिर कस्टमर फिर से बहुत ज्यादा आया, फिर वही हुआ ना, बहुत ज्यादा बिक गया और बहुत सस्ते में मिल गया। इसी मुद्दे के चक्कर में डी मार्ट जबरदस्त होता चला गया। इसको आर्ट स्ट्रैटेजी में डिटेल में समझ लो। बिजनेस सीखने में इंटरेस्ट है ना, तो कैसे इतना अमीर आदमी बनता है उसको पकड़ते हैं। पहली चीज, इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि ये इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी से थे। किस कंपनी में पैसा लगाऊं, कौन सी कंपनी बढ़िया होती है, ये समझ चुके थे, इसीलिए इनको फायदा हुआ। स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको एडवांटेज ये है कि जब वो बिजनेस में घुसता है तो उसकी समझ अच्छी होती है। या जो बिजनेस बहुत कर रहा हो वो स्टॉक मार्केट में घुसे, उसकी में समझ अच्छी होती है। राधा कृष्ण दमानी इन्वेस्टर होने के कारण ये जानते थे कि इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव और हेल्दी सेंटिमेंट में कैसे बिल्ड करूंगा, उनको रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी कैसे दूंगा और स्ट्रैटेजिक बिजनेस मॉडल कैसे बनाऊंगा। इसीलिए डी मार्ट जो उन्होंने खोला, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन था। शुरू में इन्होंने 2001 से पहले, जब डी मार्ट खोला उससे पहले 1999 में अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी और उनको उनका बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा मार परे, छोड़ो उसको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, बेकार, बिजनेस मॉडल ही ठीक नहीं है। इनको बिजनेस मॉडल की समझ थी। फिर ये चले गए असल में यूएस, वहां जाके वॉलमार्ट को समझ में आए डिटेल में। खूब वॉलमार्ट को सीख साख के भाई दुनिया की इतनी वैल्यूएबल रिटेल कंपनी कैसे बनी, इंडिया आए और अपनी हाइपर मार्केट चेन खोल दी, डी मार्ट। ये 2002 में उन्होंने खोली। 2002 से 2010 तक केवल 25 स्टोर और आज 200 स्टोर। ये अचानक कैसे हुआ, बाद में इतना तेज ग्रोथ कैसे लिया? 2017 में ये आईपीओ भी लेकर के आया, 1870 करोड़ का आईपीओ। इतना बड़ा हिट हुआ कि 114% का प्रीमियम मिल गया और आज की डेट में तो 2 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप हो चुका है। फंडामेंटल जो सीखे ना, वहीं से सारी बातें। पहली बात है, धंधे का फंडामेंटल सीखो। आपको भी सीखना है। आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर फोन करो, हम फंडामेंटल इतना मजबूत सिखा देते हैं कि बिजनेस में आप फेलियर प्रूफ बिजनेस बिल्ड करते हो। देखिए ये क्या है, ये वही स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे कि मैं अगर 1% भी स्टॉक खरीद रहा हूं तो ऐसे खरीद रहा हूं जैसे पूरी कंपनी खरीद रहा हूं। तो उतनी जिम्मेदारी के साथ स्टॉक खरीदते हैं। कन्विंस होगा तो बल्क में खरीदेंगे और जब स्टॉक अपनी हाइट पे पहुंच गया फटाफट बेच देंगे। इसी चक्कर में ये जब हिस्ट्री कंपनी की पढ़ते थे, कंपनी का डेटा पढ़ते थे, ऐसा नहीं है भाई इसका नाम अच्छा लग रहा है ये खरीद लो, इस पे अमिताभ बच्चन ने डांस किया ठंडा ठंडा कूल कूल तो ये खरीद लो, नहीं नहीं नहीं, डेटा पढ़ करके।
उसी वही सब डेटा को उन्होंने अपनी कंपनी में डाला। भाई पीई रेशियो अच्छा होना चाहिए, पूरी एंटरप्राइज वैल्यू की इबिट्टा के साथ कंपैरिजन, या नेट मार्जिन, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी हो रही है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रेशियो कैसे, ये सब चीजें सीख जाता है। जब आदमी फंडामेंटल सीखता है तो कंपनी की वैल्यू को करेक्टली समझ पाता है। और इसीलिए ये क्वालिटी स्टॉक को सस्ते में खरीदते थे। एक टाइम पे तो एचडीएफसी के भी ये सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। हर्षद मेहता की तो आजकल आपने बहुत सीरीज देखी होगी। हर्षद मेहता के टाइम पे वो स्टॉक प्राइस को बढ़ा करके बेचता था, तो इन्होंने उस टाइम पे उसको उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया, रिवर्स किया। उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसके ऊपर कभी किसी दिन आराम से डिटेल में बताऊंगा कि नॉर्मली क्या होता है। हम शेयर खरीदते हैं, जब उसका भाव बढ़ता है तो बेचते हैं। इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। ये समझ गए थे हर्षद मेहता भाव बढ़ाया जा रहा है, तो जब भाव बढ़ गया तो बेच दिया। उस समय पहले बेच दिया, सस्ता होने पे खरीद लिया। इसको बोलते हैं उल्टा। ये आदमी छुपा हुआ है, कंपनी भी छुपी थी। इसके बारे में जानने में मजा बहुत आएगा, कैसे इतना अमीर बना। दूसरी स्ट्रैटेजी स्लॉटिंग फीस। आसान करके समझाता हूं। स्लॉटिंग फीस मतलब एक स्लॉट कोई आकर के जैसे समझो कोई मैन्युफैक्चरर साबुन बनाता है, वो बोलता है भैया डीमार्ट मेरा साबुन बेच दो अपनी दुकान पे। डीमार्ट कहता है तेरा साबुन बेचना है, मुझको बेच दूंगा। कितने का देगा साबुन? वो कहता है 100 रुपए का साबुन ले लो। लेकिन इस शेल्फ पे रखने का किराया लूंगा तुझसे, ये स्लॉट है ना, ये तेरे को दे देता हूं, इसका किराया भी लूंगा। तो वो जब सामने वाले से किराया भी ले लेता है, ये एक लमसम फीस होती है। जो रिटेल में शेल्फ स्पेस है ना, ये बड़ी महंगी कमोडिटी हो गई है आजकल, क्योंकि वो उसका साबुन बीच में रखता है सामने, लोगों को आते ही आई लेवल पे साबुन दिखता है उनका, तो साबुन ज्यादा बिकता है। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि मेरे को बढ़िया जगह पे अपना माल रखने दो, मेरे को अपना चिप्स ऐसी जगह पे रखो डीमार्ट के आते ही आदमी मेरा चिप्स पहले उठा ले। अब उसका ये पहले समझो, एक रिटेलर जो डी मार्ट है वहां पे उसके मार्जिन बहुत कम है, तो किसका माल रखूं जिस पे ज्यादा कमाऊंगा, ये डी मार्ट के हाथ में होता है। तो उन्होंने कहा भैया अगर तेरा माल मुझे रखना है, तेरे चिप्स अगर मैं डी मार्ट बेचूंगा, तेरा साबुन में बेचूंगा, तेरा शैम्पू में बेचूंगा, मैं सामने रखने का जगह पे किराया भी लूंगा। और फिर उसी किराए का ये इस्तेमाल करता है कि सेलिंग प्राइस को मार्केट प्राइस से नीचे ले आता है, क्योंकि इसको स्लॉटिंग फीस मिल जाती है। समझो बाजार में जो चीज सब जगह 100 रुपए की मिल रही है, तो इसने उससे किराया भी ले लिया, तो इस 100 की जगह 90 में बेच पाता है। और जब ये 90 में बेच पाता है तो कस्टमर इधर उधर कभी नहीं जाता है, क्योंकि इंडियन कस्टमर है वो तो यहीं आएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कंपनी को चलाने का खर्चा। भी कंपनी के चलाने के खर्चे को बड़ा कंट्रोल रखते हैं। कैसे रखते हैं? बिल्कुल लो इंटीरियर रखा उन्होंने डीमार्ट का। कभी डीमार्ट आपने मॉल में नहीं देखा होगा किसी बड़े, कभी डीमार्ट में बड़े एयर कंडीशन, बड़े सिस्टम, सोफा टेबल चेयर आराम से बैठे, कुछ नहीं। डीमार्ट में भीड़ होती है। सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, ये उसका थोड़ा इंप्रोवाइज्ड वर्जन है, बस और कुछ नहीं। डीमार्ट सस्ता बेचने के चक्कर में बाकी सारे खर्चे कम रखता है अपने कंट्रोल। तो ये क्या करते हैं, ये कम स्पेस में ज्यादा माल रख देते हैं, और क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा माल रखा तो और स्पेस बच गया, तो वहां पे और ज्यादा माल रख दिया। बिलिंग काउंटर भी कम रखते हैं, लोग लाइन में लगने को तैयार हैं। ये कहते हैं बिलिंग काउंटर भी कम रखो। जब बिलिंग काउंटर कम है तो मशीन भी कम लगेगी, मशीन कम है तो मैन पावर भी कम लगेगी, सिस्टम भी कम लगेगा और खर्चा बच जाएगा। पूरा लो मेंटेनेंस का इंटीरियर रखते हैं। डी मार्ट, आप शॉपिंग एक्सपीरियंस के कारण डी मार्ट को नहीं जानते, आप ह्यूज डिस्काउंट के कारण डी मार्ट को जानते हैं। वही इनका मेन फोकस रहता है। और ज्यादा कोई बड़े अप्लायंस भी नहीं रखेंगे, अप्लायंस भी ऐसे लेंगे तो ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। स्टोरेबल फूड आइटम बेचते हैं ज्यादा। स्टोरेबल फूड आइटम क्या है? जो पीछे इनके सस्ते वेयरहाउस में पड़ा रहे, जब खाली हो तो आगे लाके रख दें उसको। तो क्या है, सस्ता वेयरहाउस मतलब और कम किराया है इनके लिए। तो स्टोरेबल फूड आइटम्स, ऐसा नहीं है कि रेगुलर फूड आइटम बेचेंगे, क्योंकि उसमें तो मार्जिन कम है। अब स्टोरेबल फूड आइटम है, अगर मार्जिन कम है लेकिन वो फटाफट बिकता रहता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है। फ्रेश फूड आइटम नहीं रखते, क्योंकि वो वाइड शेल्फ लेगा फ्रेश फूड आइटम, वहां ज्यादा स्टाफ चाहिए मेंटेनेंस के लिए। फ्रेश फूड आइटम क्या है? वो जो रोज खराब हो जाती है, तो उसके चक्कर में इनको रिफिल रेट बढ़ाना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स की मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टोरेबल आइटम रखते हैं, उससे इनका खर्चा कंट्रोल में रहता है। मेन मुद्दा क्या है? पर स्क्वायर फीट सेल्स कितनी कर देता हूं, हर स्क्वायर फीट पे कितनी सेल्स कर देता हूं। इनको सारे खर्चे कंट्रोल रखने हैं। इनके ऑपरेटिंग खर्चे, इंटरेस्ट का खर्चा तो कर्जा ज्यादा नहीं लेते, डेप्रिसिएशन या टैक्सेस उसको बचा के रखते हैं। सब कुछ 20% के अंदर रखेंगे, और फाइनली 15% 20% के अंदर रखे 5% प्रॉफिट कमा लेंगे। क्योंकि ना ये रिटेल के धंधे में मार्जिन कम होता है, माल जल्दी जल्दी बिकना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, मजा आने वाला है इस केस स्टडी में। एक है डी मार्ट और एक है बिग बाजार। अब फर्क समझना, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। इजी कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे आए हो ना, आपका टाइम बचाऊंगा और सबसे आसानी से सिखाऊंगा। समझो, पहले डी मार्ट का रेवेन्यू
पूरा साल का माल बेचता है ये 24,000 करोड़, ये बेचता है 20,000 करोड़ बिग बाजार, दोनों आसपास है ना, ये 24,000 ये 20,000, लेकिन फर्क देखो, वो 24,000 करोड़ में 1300 करोड़ का प्रॉफिट कर लेता है और ये 20,000 करोड़ में खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट कर पाता है। बेचते तो आसपास ही है 24 और 20, लेकिन प्रॉफिट क्या है 1300 करोड़ और केवल 15 करोड़। अब देखो इन्वेंट्री जब साल खत्म होता है इसके पास इन्वेंट्री 2000 करोड़ की रहती है खाली, लेकिन ये भाई 5000 करोड़ की बिग बाजार इतनी इन्वेंट्री अपने पास रख के पड़ा है। इतनी इन्वेंट्री तेरे पास है, जब तू बेच ही नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा? समझो मेरी बात को, ये जो डी मार्ट है ये जब माल बाजार से लेके आता है 30 दिन में बेच देता है। बिग बाजार जब माल बाजार से लेके आता है तो 90 दिन में बेच पाता है। फर्क समझना इस बात का, इससे फर्क क्या पड़ता है भाई, 30 की जगह 90 दिन में बेच तो क्या फर्क है? लेकिन तूने अगर इतना माल रखा अपने पास, बाजार में पैसा दिया, माल लिया, इतने दिन तक पड़ा रहा, वो 30 दिन में बेच रहा है, तू 90 दिन में बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? 90 दिन की इंटरेस्ट कॉस्ट भी तो आती है भैया। 90 दिन जो मैंने पैसा बाजार में फेंक रखा है और मैं उस पर कमा नहीं पा रहा, 90 दिन बाद कमाऊंगा, उसका नुकसान है। यही दिक्कत आती है। और दूसरी बात क्या है कि ये बाजार में ज्यादा उधार लंबा नहीं रखता है। डीमार्ट जो है, डीमार्ट को बाजार में खाली 20 करोड़ लेने हैं और फ्यूचर रिटेल यानी बिग बाजार को 700 करोड़ रुपए लेने हैं। इसका मतलब क्या है भाई, एक तो तेरा खाली 15 करोड़ का प्रॉफिट और 700 करोड़ रुपए तेरा बाजार में पड़ा हुआ है। 15 करोड़ तेरी जेब में है, 700 करोड़ तेरा बाजार में फैला हुआ, तो पैसा ही नहीं उठा पा रहा अपने बाजार से। और ट्रेड पेबल को समझो आप, इजी करता हूं, बहुत मजा आएगा आपको। ट्रेड पेबल क्या है कि डी मार्ट 1300 करोड़ के प्रॉफिट में खाली 400 करोड़ बाजार में देना है, इसको देना है, ये जल्दी जल्दी दे देता है। लेकिन वहां बिग बाजार प्रॉफिट है 15 करोड़ का और बाजार में इसने 5,500 करोड़ देना है। प्रॉफिट है 15 करोड़ का, बाजार में 5,500 करोड़ अभी देना है। ये फर्क समझिए कि मेरी जेब में पैसा है नहीं, दूंगा कैसे लोगों को? जब पैसा ही 15 है और 5,500 देना है, कहां से दूंगा? इसका मतलब बिग बाजार पे हमेशा कैश कम रहता है, इसलिए उसको लोन लेना पड़ता है, इसीलिए उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। और जब ये बाजार को टाइम से देगा ही नहीं पैसा, तो बाजार भी इसको सस्ता माल नहीं देगा। अरे बिग बाजार को माल मत दो भैया, डी मार्ट को दे दो, पैसे टाइम से आ जाते हैं। यही चक्कर है कि जब ये 2017 में थे ना, 2017 में इसका 600 रुपए का शेयर था, आज 4 साल के बाद 3,000 रुपए का हो गया। और उसका 2017 में 250 रुपए का शेयर था अपने बिग बाजार का, आज 75 रुपया रह गया। ये फंडामेंटल्स जानते थे राधाकृष्ण दमानी, क्योंकि ये इन्वेस्टर थे, फंडामेंटल जानते थे। 600 रुपए से शेयर मार्केट में अपने प्राइस को जब 3,000 तक पहुंचाया तो इन्वेस्टर को 5 गुना का फायदा हुआ। और ये 250 से गिर के आज 75 रह गया, यानी केवल 1/3 रह गया। यही कारण है कि इसका मार्केट कैप बढ़ा। आज ये इतने अमीर कैसे बने? आपके मन में आता होगा ना भाई, इतने अमीर कैसे बने, इतने अमीर कैसे बने? कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। इनकी कंपनी बन गई 2 लाख करोड़ की, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे थे। इनकी कंपनी रह गई खाली 4,000 करोड़ की। 4,000 करोड़ और 2 लाख करोड़ बहुत फर्क है ना? ये फंडामेंटल जब अच्छे रखोगे ना, जब आप फंडामेंटल सीख जाओगे बिजनेस के, तो फेलियर प्रूफ बन जाएगा। रियल बिजनेस किया राधाकृष्ण दमानी ने, है जी। इनके इतने गरीब थे, मुंबई में एक कमरे से निकले थे और आज भारत के दूसरे या चौथे, कभी दूसरे कभी चौथे, आजकल चौथे नंबर पे चल रहे हैं, चौथे सबसे अमीर आदमी हैं। आप फंडामेंटल सीखो, हम आपको सिखाते हैं ना, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंशियल, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे बिल्ड होगा, ईआरपी की टेक्नोलॉजी, $0 मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेट कैसे होगा, स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं, फंड रेज, हाउ टू सेल, ह्यूमन रिसोर्स, ई कॉमर्स, बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाना, आसान भाषा में, हिंदी वीडियोस, कस्टमर सर्विस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, पैसिव इनकम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डेट मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, ये सारे कोर्सेज हम आपको सिखाते हैं जिससे आप ग्रोथ लेते हैं। चलो वापस आते हैं डी मार्ट पे फिर से। चौथा स्ट्रैटेजी क्या है? पार्टनर विद द पार्टनर। पार्टनर के साथ पार्टनरशिप पूरी निभा लो ताकि परचेज प्राइस हमेशा ही कम रहे। देखो 2 तरह के डिस्काउंट लेते हैं। तू तेल साबुन शैंपू बेचता है, मैं डी मार्ट में तेरा सारा माल बेच दूंगा, लेकिन मेरे को 2 डिस्काउंट चाहिए। पहला डिस्काउंट क्या? तुझे पैसा जल्दी दूंगा इसलिए मुझे कैश डिस्काउंट दे दे। दूसरों से सस्ता माल चाहिए मुझको, दूसरे लोग कब पेमेंट देंगे, मैं अभी दे रहा हूं, कैश डिस्काउंट दे। और दूसरा है वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या है? मैं ज्यादा माल खरीदता हूं इसलिए मैं ज्यादा डिस्काउंट लूंगा, है जी। बताया था ना अभी आपको, 1 किलो का रेट अलग है, 1,000 किलो का रेट अलग होता है। बेसिकली फर्क क्या है? जो डी मार्ट का क्रेडिट साइकिल है, उस डी मार्ट 7 दिन के अंदर अपने सप्लायर को पैसा दे देता है। अगर उससे आज सोमवार को मैंने सामान लिया, तुम्हारा तेल साबुन शैंपू, अगले सोमवार तक पैसा ले जाओ। कुछ 1 हफ्ता कुछ भी नहीं होता। जबकि बाकी लोग सारे के सारे, रिलायंस जैसे लोग, ये 30 दिन में पैसा वापस करते हैं। और दूसरी तरफ आप बिग बाजार को देखो, 90 दिन तक पैसा लटका के रखता है सामने वाले का। अब जितना भी मैन्युफैक्चरर है वो सब क्या कहता है? अरे इसको दे दो भैया डी मार्ट को, पैसा तो सुरक्षित है, फटाफट वापस आता है। और ये कैश डिस्काउंट ले लिया इन्होंने, और इससे इनकी फिर प्राइस और कम हो जाता है। प्राइस और कम होता है। मेन मुद्दा क्या है? गुड प्रोडक्ट एट ग्रेट वैल्यू।
और वहीं से सारी फायदा होता है, क्योंकि देखो इन्होंने वैल्यू रिश्ता बना लिया सप्लायर के साथ में। जब रिश्ता बन गया सप्लायर के साथ में, ये शुरू से ही अपना बाजार के टाइम से रिश्ता बनाना जानते थे, क्योंकि ये जानते हैं भैया अगर इसके रिश्ता नहीं बनाऊंगा सप्लायर से तो ये टाइम से माल नहीं देगा और फिर खर्चा भी मेरा बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। पर इसी चक्कर में जब मैन्युफैक्चरर से सीधा रिश्ता बन गया तो मिडलमैन भी खत्म हो गया, क्योंकि सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लिया। अब जब सीधा मैन्युफैक्चरर से माल लिया तो डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट भी बच गई, होलसेलर की कॉस्ट भी बच गई, सीधा मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, दोनों कॉस्ट बचने से मैन्युफैक्चरर को भी तो फायदा है। उसको अब होलसेलर को कमीशन नहीं देना, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन नहीं देना, उसको भी फायदा हो गया। क्विकली पांचवी स्ट्रैटेजी, इस पांचवी स्ट्रैटेजी क्या है? स्पोरैडिक स्पाइक, अचानक बहुत ज्यादा सेल, या सस्टेन्ड सक्सेस, लगातार सेल्स। दोनों में बड़ा फर्क है। स्पोरैडिक मतलब ऊपर नीचे, जैसे बिग बाजार में होता है 26 जनवरी पे बहुत सेल हो गई, 15 अगस्त पे बहुत सेल हो गई, थोड़ा दिवाली के आसपास बहुत सेल हो गई, बाकी टाइम मक्खी मार रहे हैं। डीमार्ट क्या है? पूरा साल सेल चलती है। ये कैसे किया इन्होंने, इसको समझो। देखो पहले अभी तक आपने 3 बड़े मुद्दे समझ लिए। एक, स्लॉटिंग फीस है, पहले ही किराया ले लेते हैं। दूसरा, ऑपरेट करने के खर्चे को कम रखा, बड़ा जबरदस्त एयर कंडीशन वो सब नहीं, बहुत भीड़ आती है इनके पास, बड़ा सिंपल सा अंदर से रखा है डीमार्ट को, वहां से पैसा बचा है। 2 चीजें। और तीसरा, माल सस्ते में खरीदते हैं, वहां से पैसा बचा है। अभी 3 जगह से जब पैसा बचाया तो पैसा बचा है, इसलिए परमानेंट डिस्काउंट पूरा साल। वन मोर टाइम, दूसरों की तरह नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त को डिस्काउंट देंगे, परमानेंट डिस्काउंट पूरा साल। अब ये लो प्राइस जो है ना, ये रियल एज बन गई डीमार्ट की। अब लो प्राइस से ज्यादा फुटफॉल, ज्यादा फुटफॉल से ज्यादा सेल्स, ज्यादा सेल्स से मैन्युफैक्चरर फिर कहता है भाई मेरा माल सारा का सारा डीमार्ट ही बेचता है, भैया तुम इतना ज्यादा माल मेरा बेच देते हो, तुम ही ले लो यार, तुम ही ले लो माल। उस चक्कर में ये पूरे लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल को सपोर्ट मिला, इसीलिए फंडामेंटली मजबूत हो गया। अब कस्टमर को समझना, इनका वो कस्टमर है जिसका बजट नहीं है पर टाइम बहुत है। वो कहते हैं डीमार्ट में भीड़ ज्यादा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइन में लगना पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, माल तो सस्ता मिलता है ना। अब 30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपये महीना कमाने वाले आदमी के पास टाइम होता है, संडे को पूरी छुट्टी मिलती है, पूरा टाइम लगाने को तैयार है। लेकिन जिसका बजट ज्यादा है लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, वो शॉपर स्टॉप पे जाता है। तो ये कस्टमर को पहचान गए थे। इन्होंने क्या किया, लो प्राइस, अच्छा इतना कम प्राइस होने के कारण साइकोलॉजी क्या होती है, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, अरे ज्यादा खरीद लो, अरे और ले लो, अरे एक बार में ले लो, अरे खूब माल ले लो। इससे साइकोलॉजी बन जाती है। क्योंकि ना आदमी बहुत दूर से इनके स्टोर पे आता है, महीने में 1 बार 2 बार आता है, तो जबरदस्ती ज्यादा माल इसी चक्कर में खरीद जाता है, साइकोलॉजी में घुस जाता है। सब आती है छठी स्ट्रैटेजी, गो लोकल, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर विद लोकल आइटम्स। इन्होंने क्या किया, क्योंकि इंडिया है डाइवर्स कंट्री, यहां पे लोगों का रीजनल प्रोडक्ट में भी बड़ा इंटरेस्ट होता है कई बार। तो डीमार्ट क्या करता है, जो उस इलाके की स्पेशल आइटम है उसको जरूर रखता है। अगर किसी भी रीजन का कोई स्पेशल आइटम है, यहां पे ये छोटी कंपनी है भले ही, लेकिन इसका माल बहुत बिकता है, उसको जरूर ले लेता है। अब लोकल दुकानदार के पास आने जाने की जरूरत ही नहीं रही। भाई मान लो माधुरी नमकीन अचार पापड़ है, वो कोलकाता में बहुत चलता है, ये रख लेगा। हीरालाल नमकीन अचार पापड़ राजस्थान में बहुत चलता है, ये रख लेगा। जेठाभाई मसाला पापड़ मध्य प्रदेश में फेमस है, तो ये रख लेगा। XXX वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट सोप तेलंगाना में बहुत फेमस है, तो ये रख लेगा। शिवोहम चिप्स नमकीन ये बिस्किट ये कोलकाता में बड़ा फेमस है, रख लेगा। नंदी फ्राइम्स पापड़ साबुदाना ये कर्नाटका में बहुत फेमस है, तो ये रख लेगा। 7वीं स्ट्रैटेजी, ई कॉमर्स बहुत आया फिर भी बचे रहिए। ई कॉमर्स ने बहुत मार्केट को खराब किया, ऑनलाइन लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया, ये बचे रहे। उसका कारण क्या है, ऑडियंस सूटेड फॉर ब्रिक एंड मॉर्टर। इन्होंने वही ऑडियंस के लिए अपने हाव भाव वेशभूषा, अपने ब्रांड को उन्हीं ऑडियंस के लिए बनाया जो खरीदेगा ही दुकान पे आके। क्यों, इनकी ऑडियंस कौन है, इनकी ऑडियंस है मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। उसको आज भी ऑनलाइन खरीदने की आदत नहीं है। ऑनलाइन कौन खरीदता है, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई या बहुत बड़े शहरों के लोग ऑनलाइन ज्यादा खरीदते हैं। ये छोटा अमीर आदमी नहीं, एवरेज आदमी, उसको क्या चाहिए, एक्सीलेंट प्रोडक्ट मिल जाए, ब्रांडेड क्वालिटी मिल जाए, लो कॉस्ट पे मिल जाए, वो वाला कस्टमर बेस इनके पास आ गया। अब डीमार्ट इज ऑपरेटिंग मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इन सारा ब्रिक एंड मॉर्टर। हालांकि इन्होंने ऑनलाइन की तैयारी करी, पर जो लो इनकम ग्रुप है वो आज भी ऑनलाइन नहीं जाता, और इसी चक्कर में जब सबको नुकसान हुआ, डीमार्ट हमेशा बचा रहा। 8वीं स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है, मजा आ जाएगा। मैं तो डीमार्ट बताने में ना दिल खुश हो जाता है। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन, राधा कृष्ण दमानी असली बुद्धिमान थे, शुरू में कोई जल्दी नहीं करी,
रियल बिजनेस बनाया, रियल बिजनेस। कोई जल्दी नहीं करी शुरू में, एकदम धीरे धीरे चले। पहले उन्होंने क्या किया, मैं सारे के सारे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर लूं, मैं प्रॉफिटेबिलिटी को कंट्रोल कर लूं, हर स्टोर को पहले प्रॉफिटेबल बना दूं, बाद में एक्सपैंड करूंगा। इसलिए वो पूरा कंट्रोल लेकर के आए। पूरे 17 साल में आज तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब डीमार्ट ने प्रॉफिट नहीं बनाया हो। आज तक एक भी इनका स्टोर बंद नहीं हुआ। आज तक इनका एक भी स्टोर में सामान स्टॉक कम नहीं पड़ा। आज तक एक भी स्टोर इंडिविजुअली कभी लॉस नहीं किया। ये कैसे किया इन्होंने? अब आते हैं असली गेम चेंजर। एक और 80% स्टोर इनके खुद के हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी इनकी खुद की है। ये कोई भी स्टोर को शहर के अंदर नहीं खरीदते, थोड़ा बाहर खरीदते हैं, सस्ती प्रॉपर्टी पे खरीदते हैं, ताकि थोड़ा दूर तक आदमी आए। वो तभी आए जब वो बहुत सारा सामान लेना हो उसको। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है। गली मोहल्ले की दुकान है तो आदमी पास में थोड़ा सा ले आता है, इनके पास जब आता है सस्ता देखता है, दूर तक आता है, बहुत ज्यादा लेता है। मुद्दा क्या है, ये कर्जा नहीं लेते तो इनके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी खुद की है तो वहां रेंट नहीं देना तो रेंट का आउटफ्लो नहीं होता। इतना बड़ा एरिया उसका रेंट नहीं जाएगा तो कैश फ्लो इनका मजबूत रहता है। और यही सारे पैसे को ये अपने स्टोर को दोबारा खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। सबर्बन एरिया में है, जमीन सस्ती पड़ेगी। जिन दिनों 2002, 3, 4 में प्रॉपर्टियां सस्ती थी, तब शुरुआत इन्होंने करी थी। पहले 8 साल में 25 स्टोर खोले, अगले 8 साल में 175 स्टोर खोले। आप सोचोगे कि भाई ये सारे के सारे स्टोर खुद के खरीदे, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कैसे करूं? सीखने की बात है। मेरे चैनल पे आए हो, सीखोगे आप। ऐसे समझो कि अगर राधा कृष्ण दमानी कोई स्टोर खोलते हैं और खोलने में 3 लाख रुपए लगता है, तो उन्होंने पहला स्टोर 3 लाख रुपए लगा के खोल लिया और हर साल वो स्टोर 1 लाख रुपए बचा के देता है मुझको। तो पहले साल उस स्टोर से 1 लाख मिला, दूसरे साल 1 लाख और मिला, तीसरे साल 1 लाख और मिला। तो 3 साल के बाद जाके इनके पास 3 लाख रुपए फालतू बचे। तब जाके इन्होंने दूसरा स्टोर खोला, क्योंकि अब 3 लाख रुपए बचे। नया स्टोर खोलने में 3 लाख लगते थे। अब टोटल कितने हो गए जी? 2 हो गए पहले साल में। फिर 3 साल के बाद 2 स्टोर हुए, आराम से खोले। अब 2 स्टोर हो गए और कितना बचता है जी? 1 लाख रुपए हर साल बचता है। अब 2 स्टोर का मिला के जब 1-1 लाख बचता है तो 1.5 साल में 3 लाख रुपए हो गया। अब 1.5 साल के बाद इनके 3 स्टोर हो गए, क्योंकि पैसा बचाते थे फिर नया लेते थे। अब 3 स्टोर है, हर साल एक स्टोर 1 लाख देता है। तो अब एक ही साल के अंदर जब तीनों ने 1-1 लाख दिया तो 3 लाख रुपए हो गए, तो खुल गया इनका चौथा स्टोर। ऐसे करते करते इन्होंने, जब इनके स्टोर बढ़ गए और इनके 50 स्टोर हो गए, और 50 स्टोर 50 लाख रुपए अगर कमा के दे रहे हैं मुझको, तो कम से कम 16 स्टोर उस साल खुलेंगे। इसीलिए इनकी शुरुआत में इन्होंने कम खोले, बाद में इन्होंने बहुत तेज खोले, क्योंकि जो पैसा कमा के लेके आते थे उसी से खरीद लेते थे। तो ना बाद में हमारे को देना है किसी को रेंट, और ना बाद में किसी को लोन का देना इंटरेस्ट। इससे हो गया ऑर्गेनाइजेशन और मजबूत। ये जानते थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ आएगी, तभी तो 2002 के बाद 2017 में आईपीओ लॉन्च किया। शुरू में नहीं किया, पूरी वैल्यू बिल्ड करी। यही बात है कि जब 2009 की में इसकी जो सेल्स थी वो केवल 600 करोड़ थी, और आईपीओ के टाइम पे ये 12,000 करोड़ हो गई। 2009 में इनका प्रॉफिट खाली 5 करोड़ था, आईपीओ के टाइम पे ये 500 करोड़ हो गया। ये है वैल्यू बिल्ड करना अपने बिजनेस के अंदर। फंडामेंटल मजबूत है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। यही हमने कुछ नहीं छोड़ा फंडामेंटल सिखाने के लिए। ये हमने ना इसी पे समय लगाया आज तक सारा। क्यों हम इतने बढ़िया बढ़िया केस स्टडी देते हैं। इनको अगर डिटेल में सीखना चाहते हो, ब्रांड मैनेजमेंट, फैमिली रन बिजनेस, प्रोसेस डेवलप कैसे करोगे, डिजिटल कैसे जाओगे, बिजनेस आइडियाज कैसे बिल्ड करोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे तैयार करोगे, बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करोगे, रिटेल मैनेजमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमने स्टेप बाय स्टेप जाते हुए हजारों वीडियोस के साथ, फ्रेमवर्क के साथ, रीडिंग मटेरियल के साथ सीरियस आदमी के लिए अमृत बना दिया। बोर्ड लाइन नंबर है आपके लिए 9810544443। फोन करिए, पता करिए। एक बात बताऊं, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा सबको, और नीचे कमेंट बॉक्स मेरा आपका रिश्ता है। इस कमेंट बॉक्स में अब तो मैं वही वीडियोस बनाता हूं जो आप मुझे बताते हैं बनाने के लिए। रियल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। मैंने कसम खाई आपका टाइम बचा करके राइट वैल्यू दूंगा आपको, कंटेंट की ऐसा दूंगा जो कहीं नहीं मिलेगा। एनिमेटेड, सुपर सॉलिड, सुपर फास्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को सोच के कौन से दोस्त को काम आएगा शेयर करने के लिए लाइक इसलिए करिए क्योंकि फ्री में भी तो इतना कंटेंट देते हैं, उत्साह बढ़ता है। अगर नए आए जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट से धन्यवाद।